हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, पहले हम देखेंगे आयतन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को, और इन क्वेश्चन को करने के बाद हम रेलवे की परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे, खास तौर पर जो कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है दोस्तों मैंने आयतन चैप्टर से, और क्वेश्चन कह रहा है एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे घनाभ, और फिर देखेंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए घनाभ बनाता हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि कहाँ लंबाई है, कहाँ चौड़ाई है और कहाँ ऊंचाई। देखिए, ये मैंने एक घनाभ बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये है घनाभ की लंबाई, ये है दोस्तों चौड़ाई जिसे हम b से प्रदर्शित करते हैं, और ये है ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ आपसे कह रहा है कि घनाभ की लंबाई कितनी है, कितना लंबा है ये। L आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और चौड़ा कितना है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचा कितना है ये, इसकी हाइट कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। और यहाँ आपसे कह रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो दोस्तों, आयतन क्षेत्रफल में आपको यहाँ इस सीरीज में सिखा रहा हूँ, और याद रखिएगा इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके फॉर्मूले। तो याद रखिएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो दोस्तों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल ब्रैकेट 1। ठीक है ना, ये दोनों गुणे में है, एल बी प्लस बी एच ये भी गुणे में है, प्लस एच एल ये भी गुणे में है। तो ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, और आपको क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ही तो निकालना है। तो हम सीधा सीधा यहाँ मान रखते हैं दोस्तों, यहाँ जो भी वैल्यू दे रखी है आपको एल बी एच की, इस फॉर्मूले में रख देते हैं। देखिए रखते हैं हम 2, पहले क्या आएगा 2, एल का मान कितना है 24, गुणे में बी है, बी का मान कितना है 14, प्लस फिर से बी है, बी का मान कितना है 14, और फिर है एच, एच का मान है 7.5, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा एच, एच का मान कितना है 7.5, इंटू में एल, एल का मान कितना है 24। सॉल्व करते हैं दोस्तों इसे। सबसे पहले हम ये पॉइंट को सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ अगर मैं एक दशमलव के बाद अंक है, एक दशमलव के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा 1 0 यानी कि 10। एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ से हटाऊंगा इसको तो नीचे क्या आ जाएगा 10। सॉल्व करते हैं। देखिए 14 चौके 56, यहाँ से लगी 6, सॉरी यहाँ से लगी 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, यानी कि 14 गुणा 24 में किया, देखिए आ गया। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 के पारे 7 बार, 2 के पारे से 5 बार कट सकता है ये, 5 के पारे से 75 को काटेंगे 15 बार, गुणा करते हैं 15 सत्ते 105। देखिए 2 के पारे से 5 बार, और 2 के पारे से 12 बार, और 5 के पारे से 75 को काटेंगे 15 बार, 15 का 12 में गुणा करते हैं, 15 दूनी 30, यहाँ से लगे 3, 15 कम 15 और 3 18। ठीक है दोस्तों, अब इसे जोड़ते हैं। देखिए 0 और 5 5 और 6, ये हो गया पर 11, से लगी 1, 8 1 9, 9 3 12, यहाँ से लगी 1 5 6। तो ये जुड़ने के बाद कितना आएगा, ये जोड़ने के बाद आ गया 621 आ गया। बस अब आपको गुणा करना है दोस्तों 2 का 621 में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, तो ये आ जाएगा 1242 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ बात हो रही है एक डब्बे की, और डब्बे की आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, यानी कि बात ये कर रहा है घनाभ की।
किसकी बात कर रहा है? घनाभ की। तो मैं आपको समझाने के लिए घनाभ बना देता हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि इसके अंदर अधिक से अधिक लंबाई की पेंसिल हम कहाँ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका एक घनाभ, ठीक है, जो कि 8 सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है और 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये होती है लंबाई, इसे बोलते हैं हम चौड़ाई, और ये होगी इसकी हाइट, ठीक है ना। अब देखिए, आप खुद सोचिए कि इस बॉक्स में यानी कि इस घनाभ में मैं सबसे लंबी पेंसिल कहाँ रख सकता हूँ? क्या लंबाई में रख सकता हूँ, या चौड़ाई में रख सकता हूँ, या ऊंचाई में? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, हमेशा जब भी घनाभ में या किसी भी वर्ग में, यदि वर्ग में भी बात करें या घनाभ में बात करें, तो देखिए सबसे लंबी पेंसिल यहाँ रखी जाएगी इनके विकर्ण पर। इस विकर्ण को छूती हुई अगर एक पेंसिल को मैं रखूं यहाँ तक, तो सबसे लंबी पेंसिल हम कहाँ रख सकते हैं? घनाभ में विकर्ण के अंदर रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, घनाभ के अंदर सबसे अधिक लंबाई की पेंसिल कहाँ रख सकते हैं हम? विकर्ण पर। तो यहाँ दोस्तों आप देखिए, आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? घनाभ के विकर्ण की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एल इसकी कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, और बी दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, कहाँ रख सकते हैं हम सबसे लंबी छड़ को, यानी कि पेंसिल को? घनाभ के विकर्ण पर। तो आपको याद रखना है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है दोस्तों? घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। बस आपको यहाँ वैल्यू रखनी है एल बी एच की, यानी कि हम घनाभ का विकर्ण निकाल रहे हैं, और विकर्ण पर ही तो सबसे अधिक लंबाई की पेंसिल रखी जाएगी। तो रखते हैं, देखिए एल का मान कितना है? 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और एच का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और सभी सेंटीमीटर में है, तो हमको कुछ भी चेंज भी नहीं करना है। इसे आगे सोल्व करते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे 8 2 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। इसको जोड़ते हैं दोस्तों, 36 और 64 हो गया 100, 100 ये हो गया 104। अब आंसर देखिए दोस्तों, आंसर तो यहाँ तक आ चुका है, लेकिन आंसर किस पद से हम आंसर निकाल सकते हैं? देखिए 2√3, √13, 2√14, ठीक है। अब हमको इसके फैक्टर करना है। तो दोस्तों इसके आसान फैक्टर मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे क्या निकालना है। मैं यहाँ से देखिए 2 को ये बाहर निकाल रहा है, यानी कि अंदर 4 रहा होगा, तभी तो 2 बाहर आएगा। देखिए इसे मैं तोड़ सकता, 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100, देखिए 25 चौके 100 होता है, तो 26 चौके क्या होगा? 26 चौके कितना होगा? 104, ठीक है ना। हम बाहर निकाल लेते हैं, अंडर रूट में से जब 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा बाहर? 2, और अंडर रूट में 26 अंदर ही रहने दीजिए, क्योंकि हमको आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से बनाना है। तो देखिए इसका सही आंसर कितना रहेगा? 2 अंडर रूट में 26, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सवाल देखते हैं तीसरा। 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? यानी कि दोस्तों यहाँ दोनों ही चीजें घनाभ के रूप में है। समझिए, दीवार है, सोचिए यदि ये एक दीवार बना दूं मैं, तो दीवार में क्या होगा दोस्तों? ध्यान से देखिए, दीवार में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, यानी कि दीवार कैसी होगी? ये घनाभ के रूप में। और इसी के अंदर ये लगा रहा है ईंटें। क्या लगा रहा है? ईंट। तो दोस्तों ईंट में भी तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, यानी कि ईंट भी घनाभ के रूप में है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। मैंने आपको क्षेत्रफल में भी इस प्रकार के सवाल समझाए थे कि जहां भी संख्याओं की बात हो रही हो, तो मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाया था, और यहाँ हम उसको फिर से दोहराएंगे। देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है ईंटों की संख्या, तो हम ईंटों की संख्या निकाल सकते हैं। ईंटों की संख्या कैसे निकल कर आएगी दोस्तों? बड़े के आयतन में से, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन कर दीजिए। वहां हम क्षेत्रफल सीख रहे थे तो हम क्षेत्रफल लिख रहे थे, अब यहाँ चैप्टर शुरू कर दिया मैंने आयतन, तो हम आयतन की बात करेंगे। तो ईंटों की संख्या कैसे आएगी? बड़े के आयतन में छोटे आयतन का भाग दीजिए, बड़े के आयतन में भाग दीजिए छोटे के आयतन का, ठीक है। अब बात कैसी है यहाँ पे? यहाँ बात हो रही है घनाभ की। आगे चलकर यहाँ पर गोला भी आएगा दोस्तों, एक बड़े गोले से छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे हम, तो गोलियों की संख्या निकालिए।
ठीक है ना। अब यहाँ बात हो रही है घनाभ की, तो हम किसका आयतन लेंगे, घनाभ का। किसका आयतन यूज करेंगे, घनाभ का, क्योंकि घनाभ क्या, दीवार और ईंटें घनाभ के रूप में तो होंगी, और ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। तो रखते हैं दोस्तों, देखिए बड़े का आयतन यानी कि L इंटू बी इंटू एच, ये दीवार का हो गया, ठीक है ना, ये दीवार के लिए है। और छोटा क्या है, ईंट, L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया ईंट का, ठीक है ना। अब केवल आपको यहाँ वैल्यू रखनी है, देखिए रखते हैं वैल्यू। L, दीवार की L कितनी है, ये दीवार की मेजरमेंट दी है। दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों, 4 मीटर। दीवार की चौड़ाई कितनी रखी है, 13, ठीक है, सेंटीमीटर में है ये। और ऊंचाई कितनी रखी दीवार की, 3 मीटर बटे। अब ईंट की बात करते हैं। ईंट की लंबाई कितनी रखी है, 20 सेंटीमीटर। ईंट की चौड़ाई कितनी रखी है, 12 सेंटीमीटर। और ईंट की ऊंचाई कितनी है, 6.5, ठीक है ना। अब दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ आपको ध्यान देना है इनकी यूनिट के बारे में, यानी कि ये मीटर और सेंटीमीटर में है या नहीं। देखिए ये मीटर में है 4, ठीक है, 3 मीटर में है, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है ना, और नीचे की राशि में सेंटीमीटर में, तो हम इन सबको एक राशि बना लेंगे। और कोशिश कीजिए कि हमेशा इनको छोटी राशि में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए हम ये 4 मीटर में है ना, तो इसमें हम 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 ऊंचाई जो देखिए वो मीटर में दे रखी है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे दोस्तों, तो इसमें भी करेंगे हम एक बार और 100 से गुणा, ठीक है बस। और ये तो सेंटीमीटर में है ही चौड़ाई, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बाकी सब चीजें सेंटीमीटर में, देखिए सब सेंटीमीटर में है। सॉल्व करते हैं, देखिए 6.5, इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे दोस्तों, तो नीचे क्या आएगा, एक जीरो, यानी कि 10। तो उस 10 को ऊपर भी ले आ सकते हैं हम, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जैसे ही वो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 का गुणा मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे एक अंक के बाद, तो एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 10। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 13 के पार से 65 को काट सकते हैं, 13 पंजे 65, ठीक है। 3 चौके 12, और 4 के पार से कट जाएगा दोस्तों, देखिए 4 कम 4। 5 के पार से काट सकते हैं, देखिए इसको 5 दूनी 10, ठीक है। 2 के पार से इसको काट सकते हैं हम 20 को 10 बार। और एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा है अब, 100 गुणे में 10, यानी कि 1000। तो ईंटों की संख्या कितनी निकल कर आ गई दोस्तों, 1000 ईंट यहाँ लगेंगी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेलगाड़ी से इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, लेकिन यदि आप इसे अच्छे से ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको ये सवाल चुटकियों में समझ आ जाएगा, और आप इसका आंसर जल्द ही निकाल लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर की चाल से छूटती है, यानी कि चलती है, और इसके आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। तो स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो जहां ये ट्रेन मिलेंगी। तो दोस्तों इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 स्टेशन है, स्टेशन ए और बी, इनके बीच की दूरी उसने दे रखी है 220 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। ए से जा रही है बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। इसके आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर जा रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितनी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना, बी से ए की ओर आधे घंटे बाद। अब ये कह रहा है स्टेशन ए से उस बिंदु को ज्ञात करें जहां ये ट्रेनें मिलेंगी, यानी कि यहां से हमें निकालना है दूरी कि ये किस बिंदु पे मिल रही है, यहां मिल रही है, यहां मिल रही है, यहां मिल रही है, ठीक है ना दोस्तों। अब जरा देखिए ध्यान से, ये ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या कहा मैंने,
80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, यदि और इसके आधे घंटे बाद ये चलेगी, कह रहा है ना, इसके आधे घंटे बाद बी से ए की ओर दूसरी ट्रेन चलती है, किसके, इसके आधे घंटे बाद ये चलेगी। तो देखो दोस्तों, ये 1 घंटे में यदि 80 किलोमीटर चल रही है तो आधे घंटे में कितनी चलेगी, इसका मतलब आधे घंटे में चलेगी 40 किलोमीटर। ठीक है ना, फिर से सुनिए, 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर चलती है तो आधे घंटे में कितना चल लेगी, तो आधे घंटे में ये चल लेगी 40 किलोमीटर। ठीक है ना। अब ये ट्रेन दोस्तों यहां आ चुकी है, कौन सी, ए। आधे घंटे बाद, कहना ना, इसके आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन यहां से चलेगी, इसके चलने के आधे घंटे बाद यहां से ट्रेन चलेगी, यानी कि अब ये पहली ट्रेन यहां है और दूसरी वाली यहां, अब ये गतिमान होंगी, दोनों चलेंगी। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, इसने 40 चल ली, तो 220 में से 40 घटाएंगे तो कितनी है अब इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी है 80 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। कितनी है इनके बीच की दूरी, 180 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर। अब दोस्तों याद रखिएगा, हमें इन दोनों की बीच की दूरी पता चल गई। ठीक है ना, दोनों ट्रेनों की बीच की कितनी है दूरी, दूरी है 180 किलोमीटर। और मैं आपको बेसिक हमेशा बताता हूं, फिर बताता हूं दोस्तों, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में, दोस्तों ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चालें हमेशा जुड़ती हैं। तो चाल क्या होगी दोस्तों, कितनी जाएगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हों, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हों तो उनके बीच की चालें हमेशा जुड़ती हैं। तो चालें कितनी जाएगी दोस्तों, टोटल चाल हो जाएगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 180। तो हम यहां से अब पता लगा सकते हैं कि ये किस समय मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, दूरी है आपके पास, चाल है, हम पता लगा सकते हैं कितनी देर बाद ये मिलेंगी। तो देखिए, लगाते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। इनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों ट्रेनों के बीच की 180, और चाल कितनी है 180। कट जाएगा दोस्तों, यानी कि ये 1 घंटे बाद मिलेंगी। ठीक है ना, एक बार कटेगा ना, 1 घंटे बाद मिलेंगी। क्या, ये दोनों ट्रेनें 1 घंटे बाद मिलेंगी। तो अब ध्यान से देखिए, 1 घंटे बाद मिलेंगी ना, तो देखिए ये ट्रेन यहाँ है, इसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 80। तो अब ये कब मिल रही है, 1 घंटे बाद मिल रही है, तो 1 घंटे में ये चलेगी 80 किलोमीटर। और ये कितनी चलेगी, 1 घंटे में इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये 1 घंटे में चलेगी 100। कितनी, ये ट्रेन चलेगी 1 घंटे में 100। कह रहा है ना कि ये कब मिलेंगी, ये मिलेंगी 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे में ये वाली ट्रेन चलेगी 80 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर। और इसकी चाल कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो 1 घंटे में ये कितनी चलेगी, 80, और ये कितनी चलेगी 1 घंटे में, 100। तो ये यहाँ मिल जाएंगी। अब उसने पूछा है कि स्टेशन ए से, यानी कि यहाँ से, हमें यहाँ से बताना है, ए से उस बिंदु को ज्ञात करो जहां ये ट्रेन मिली है। तो कहाँ मिली है दोस्तों ये ट्रेन, यहाँ मिल गई, यानी कि 40 और 80, यानी कि 120 किलोमीटर दूर मिली है ये ए से। देखिए, 40 तो दूरी ये हो गई और 80 ये निकाल लिया हमने, तो कितनी दूर मिली, 180 किलोमीटर दूर, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लिया है मैंने औसत से, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी की परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा, यानी कि हमें टोटल संख्याओं का औसत बताना है। दोस्तों छोटा सा फॉर्मूला है एक, जो कि बेसिक फॉर्मूला है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पहले हम यहां लगाते हैं। देखिए, 30 परिणामों का औसत 20 है, तो यहां पर औसत कितना दे रखा है, 20, तो यहां रख देते हैं। देखिए, ठीक है, क्या निकलेगा, 30 परिणाम है, यानी कि संख्या कितनी दे रखी है आपको, 30 दे रखी है, तो क्या निकलेगा, 30 संख्याओं का योग निकल कर आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, देखिए गुणा कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आएगा 600, यानी कि ये आ गया 30 संख्या कह सकते हैं आप, या परिणाम भी कह सकते हैं, 30 परिणामों का योग आ गया दोस्तों। ठीक है, ये क्या आया, 30 परिणामों का योग।
हमने 30 परिणामों का निकाल लिया, सेम टू सेम यहाँ देखिए, तो अन्य 20 परिणामों का औसत कितना है 30। फिर से लगाते हैं फॉर्मूला, इसी को देखिए, इसी फॉर्मूले में रखता हूं मैं। 20 परिणामों का औसत कितना है 30, तो देखिए औसत की जगह रखेंगे हम 30 और परिणाम कितने हैं 20, यानी कि 20 संख्याओं का योग आएगा ये। 20 संख्याओं का योग कह सकते हैं, या आप यहाँ पर परिणाम भी लिख सकते हैं, परिणाम लिख सकते हैं का योग। और संख्याओं की संख्या कितनी है 20। गुणा करते हैं तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा, ये भी आएगा 600। तो ये कितना निकल के आया, ये आया है 20 परिणामों का योग। ठीक है ना दोस्तों, ये 30 परिणामों का योग आया 600 और ये 20 परिणामों का आया 600। और वो क्या कह रहा है, इन सभी परिणामों का औसत क्या है। तो दोस्तों टोटल देखिए, टोटल जोड़िए 30 और 20, यानी कि ये दे रखा है आपको 50 परिणामों का योग हो जाएगा। ठीक है ना, 20 और 30 को जोड़ूंगा तो 50 परिणामों का योग हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 और 600 1200। अब आपको निकालना है औसत, तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो औसत निकालना है आपको, यानी कि एवरेज निकालना है। संख्याओं का योग कितना होगा टोटल 1200, तो रख दीजिए 1200। और संख्याओं की संख्या कितनी है 50। हम परिणामों को ही तो संख्या मान रहे हैं, तो संख्या कितनी है 50, रख दीजिए। सॉल्व करते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 के पारे से 120 कटे कितनी बार 24 बार, यानी कि इसका राइट आंसर कितना रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30 पेन तथा 75 पेंसिलों को 390 रुपए में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है तो पेन का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में आपसे कह रहा है कि उस 30 पेन और 75 पेंसिल, इन दोनों को कितने रुपए में खरीदा गया, इन दोनों को यानी कि प्लस इन दोनों कितने रुपए में खरीदा गया 390 रुपए में। 30 पेन और 75 पेंसिल, इन सब का टोटल मूल्य कितना है 390 है। आगे कह रहा है यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है, यानी कि एक पेंसिल कितने की है 2 रुपए की। ठीक है ना, 2 रुपए की एक पेंसिल है, तो पेन का औसत मूल्य बताना है हमको। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए एक पेंसिल कितने की है 2 रुपए की, तो 75 पेंसिल कितनी होगी, 75 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, गुणा कर दीजिए 75 में 2 का कितना आएगा ये 150, यानी कि 75 पेंसिल कितने की 150। दोस्तों हम इस 75 पेंसिल की वैल्यू जो आई है 150 निकल कर यहाँ रख सकते हैं ना, तो यहाँ रख देते हैं। देखिए 30 पेन प्लस 75 पेंसिल कितने की है 75 पेंसिल 150 रुपए की, यहाँ रख देते हैं हम बराबर 390। देखिए इस 150 को बराबर को उठा के यहाँ ले जाएंगे इस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 150 उसमें से घटेगा इसका मतलब। तो 30 पेन कितने के हो जाएंगे, देखिए 0 4 2, यानी कि 30 पेन कितने के निकल कर आए दोस्तों, 30 पेन आए 240 रुपए के। आप चाहे तो यहाँ से एक पेन का मूल्य भी निकाल सकते हैं, एक पेन का औसत मूल्य निकाल सकते हैं। डायरेक्ट काट दीजिए, देखिए डायरेक्ट काट दीजिए इसको, 0 से 0 कट गया, 3 के पार 24 कट गया, यानी कि एक पेन का औसत मूल्य कितना आ गया 8 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी। और यदि आप इसमें भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं औसत, तो लगा सकते हैं। देखिए औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो देखिए औसत निकालना है आपको। ठीक है, संख्याओं का योग कितना है 30, पेन का टोटल योग कितना है 240, और संख्याओं की संख्या कितनी है पेन कितने है 30। ऐसे भी कर सकते हैं, में से काट दिया, देखिए मैंने 0 0 3 के पास 8 बार, तो औसत कितना आ गया 8। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकता है कि 30 पेन 240 के हैं, तो एक पेन कितने का होगा, भाग दे दीजिए, 0 से 0 काट दिया मैंने, 3 के पार से 24 को काट दिया, तो 8 आ गया, यानी कि एक पेन का औसत मूल्य कितना आ गया 8 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।